हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। खलजी वंश। देखिए, गुलाम वंश की जब समाप्ति हुई तो खलजी वंश का जो है दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। कहते हैं खलजी वंश के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी के मध्य माना गया है। और खलजी वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको पता है जलालुद्दीन खलजी ने खलजी वंश की नींव डाली थी। यानी जलालुद्दीन खलजी जो था प्रथम शासक था खलजी वंश का, और इसी ने ही खलजी वंश का यहाँ नींव भी डाली। जलालुद्दीन जो था 70 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा। कहते हैं जिस समय वो गद्दी पे बैठा उसकी आयु बहुत काफ़ी थी। 70 वर्ष की आयु कम नहीं होती है। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में जो है कुलीनों को जो है बरकरार रखा था, किंतु जो है खिलाजी के उदय से महत्वपूर्ण कार्यालय में जो है कुलीन वर्ग में जो है गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। जलालुद्दीन का शासन मात्र 6 वर्ष की रहा और उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को भी ढीला कर दिया। वह जो है सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलाना चाहिए। तो क्योंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अंततः जो है सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। तो ये बात उसने बहुत विशेष जोर दिया। जलालुद्दीन खलजी ने जो है उदारता की नीति अपनाकर जो है विजात वर्ग का समर्थन हासिल किया और उसने कड़े दंड वाली नीति को त्याग दिया। यानी जो बलबन ने शुरू किया था लो नीति, उसको इसने त्याग दिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है बिगड़ने के कगार पे आया। यहाँ तक कि उन्हें भी कड़ा दंड नहीं दिया। जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह भी किया था उसने न सिर्फ उन्हें क्षमादान दिया बल्कि उसका विश्वास जीतने के लिए सम्मानित भी किया गया। हालांकि उसे कई समर्थकों ने उसे कमजोर सुल्तान की संज्ञा भी दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की भी सभी नीतियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है पलट दी गई, जिससे अपना विरोध करने वालों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया। तो कहते हैं जलालुद्दीन खलजी का जो है उदार जाता के जो रूप में देखा गया, लेकिन अलाउद्दीन खलजी ने इस सब बातों को जो है उलट दिया। यानी देखते हैं अलाउद्दीन खलजी किस प्रकार जो है आगे इस सल्तनत को आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खलजी जिसका समय काल 1296 से लेके 1316 ईस्वी में था, यानी 20 साल के समय काल में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखा जाए तो अलाउद्दीन खलजी राजगद्दी पर कैसे प्राप्त किया और जलालुद्दीन का वो कौन था, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है। अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन खलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। अब कन्फ्यूजन ये होगा कि भतीजा था कि दामाद था, तो आप समझ सकते हो इस बात को। उसने अपने चाचा की मदद जो है सत्ता पाने में की थी। अंततः अमीर तुर्क उत्सव का शहंशाह था के रूप में नियुक्त भी हुआ था। यानी अमीर तुजुक यानी उत्सवों का शहंशाह के रूप में उसको जो है जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में नियुक्त भी किया गया था। जलालुद्दीन के शासनकाल के जो है अलाउद्दीन के 2 प्रमुख जीत थी। सन 1292 में विलास विद्रोह का जो है अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसने अवध का जो इकाता प्रदान किया गया था और वो अरीजी जो है मुमालिक यानी युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त भी हुआ था। और सन 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार भी करने में सफल हुआ था तथा देवगिरी को अपने अधीन भी करने में सफलता प्राप्त किया था। और इस सफल अभियानों ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन खलजी एक समक्ष सेनापति और कुशल योजनाकार था। जुलाई जो है 1296 में उसने अपने चाचा का ससुर जो है जलालुद्दीन खलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं ही गद्दी पे बैठा। यानी उसने अपने ससुर या चाचा को जो है हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की निष्ठुरता नीति पुण्य लाने का निर्णय लिया और उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली। शासन में जो है उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया और उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का भी सामना किया। तारीख फिरोज शाही के लेख वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन खलजी ने महसूस किया कि इस विद्रोह का 4 मुख्य कारण थे। और ये 4 मुख्य कारण जो हमें मिलता है, किसमें मिलता है? उलेमा का हस्तक्षेप। किसमें मिलता है हमें? तारीख फिरोज शाही, जिसका लेखक कौन था? वर्णी था। ये याद रखना है आपको, तारीख फिरोज शाही जो कि वर्णी द्वारा चरित्र था। अब इसमें विद्रोह के 4 मुख्य कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता, सबसे बड़ा कारण यही था कि गुप्तचर
अवस्था की अयोग्यता, शराब का आम उपयोग हो जाना, कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध स्थापित कराना, कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति आ जाना, तो ये सब कारण थे। इन विद्रोह की कड़ी को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए, उन्हें लागू किया। वो नियम क्या थे? वो परिवार के जिन्हें मुफ्त में जमीन मिली थी, वो अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया, उसे और प्रभावित बनाने के लिए समुचित उपाय भी किए। शराब का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया तथा को शासन की अनुमति के बगैर अभिजात वर्ग के आपस में सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा दी गई। तो ये सारे कदम जो थे कठोर थे, जो पहले छूट में दे दिए गए थे जलालुद्दीन के समय काल में, लेकिन अलाउद्दीन ने इस सबको बदल के रख दिया। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इस इलाके जितने में महत्वाकांक्षा और मंगोल के देश की रक्षा के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की स्थापना भी किया। कहते हैं एक फैक्ट है जिसके हम विचार करना। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार, देखिए बाजार सुधार होना कई मायने में इंपॉर्टेंट भी रहता है कोई भी शासन के लिए। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था। अंततः उसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित भी किए। मूल्य को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। वो अनाज बाजार को मंडी बनाई और कपड़ा बाजार के लिए सराय आदिल बनाया तथा घोड़े, जानवरों और गुलामों का बाजार भी उसने स्थापित किया। अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक सहान ए मंडी की नियुक्ति भी किया, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद ने सूचना अधिकारी तथा मुहिम गुप्तचर के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी पाता था। सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन का अर्थ होता था कि करे से करे दंड, जैसे राजधानी से निष्कासन होना, आर्थिक दंड देना, जेल अथवा अंग भंग। ये काफी इंपॉर्टेंट इसने अपने समय में दंड का प्रावधान किया था। घोड़े के मूल्य का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसे अच्छे घोड़े की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता का सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़े के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके मूल्य निश्चित किए गए। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गया। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की और अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपदा के प्रति भी काफी आकर्षित था। गुजरात के दौलत से उसकी आगामी अभियान में मदद भी होती थी तथा उसके समुद्र तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित भी हो जाती थी। सन 1299 में अलाउद्दीन के दो प्रमुख सेनापति अलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। गुजरात का शासक राय करण जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर जीत लिया। यानी देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर का जितना सबसे बड़ी प्रशंसा में से एक माना जा सकता है। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया और यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई गुलाम बंदी बनाए गए। उनमें से एक मलिक काफूर था, जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति भी बना तथा अपने दक्षिण अभियान को संचालन भी किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था। गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत अलाउद्दीन ने अब अपना ध्यान राजस्थान पर केंद्रित किया। उसका पहला लक्ष्य रणभोर था। रणभोर का किला राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था। यानी रणभोर का किला था सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था और इसको जीतना उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता तथा वह पूर्व में जलालुद्दीन खिलजी की चुनौती दे चुका था। राजपूतों का नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए रणभोर को जीतना अत्यंत ही आवश्यक था। रणभोर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण राजपूत शासक हरिदेव द्वारा दो विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण लेना था तथा उसकी खिलजी शासक के देने से इनकार कर दिया था। अंततः रणभोर के खिलाफ मोर्चा खोला गया और आरंभ में खिलजी सेना के नुकसान हुआ, यहाँ तक कि नुसरत खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंततः अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के मैदान में खुद आना पड़ा तथा सन 1301 में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया।
कहते हैं सन 1303 में अलाउद्दीन ने एक अन्य शक्तिशाली प्रदेश जो है चित्तौड़ को जीता। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को जो है सुंदर पत्नी पद्मावती के प्रति आकर्षित होकर चित्तौड़ पर हमला किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कथन को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस कथा का वर्णन जयसिंह द्वारा 2000 वर्ष बाद पद्मावत में पहली बार किया गया था। और अमीर खुसरो को अनुसार सुल्तान ने आम जनता के कत्लेआम की संज्ञा दी थी। अपने पुत्र जो है खिजर खान के नाम पर उसने तिंजौर का नाम खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन के दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि मंगोल सेना दिल्ली की ओर कुछ कर रही थी। सन 1305 में एन उल मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना के मलाब पर अधिकार स्थापित किया और अन्य राज्य जैसे उज्जैन, मंडूधर और चंदेरी भी जीत लिया गया। मलाब विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को दक्षिण में भेजा और स्वयं सिवाना पर आक्रमण कर दिया। जिताना के शासक राजा जो शीतल देव ने दुर्ग की जो है वीरतापूर्वक रक्षा की, किंतु अंततः पराजित हुआ। सन 1311 में अन्य राजपूत प्रदेश जलोर भी सल्तनत का हिस्सा था और इस प्रकार 1311 तक अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तथा उत्तर भारत का जो है शहंशाह बन के बैठ गया। उसके पश्चात था दक्कन तथा दक्षिण भारत। अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूर्ण नहीं हुई। वह दक्षिण की जीतने के लिए भी कटिबद्ध था और दक्षिण भारत की संपत्ति ने उसे काफी आकर्षित भी किया था। कहते धन के लिए आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। दक्षिण में युद्ध के लिए अलाउद्दीन ने विश्वसनीय सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में फौज को भेजा गया, जो नायब का कार्यभार संभाला था। सन 1306 से लेकर 7 में अलाउद्दीन ने दक्कन में पहला अभियान आरंभ किया और उसका पहला निशाना गुजरात का पूर्व शासक था, यानी रायकरण था, जो अब बलगाना का शासक था तथा खलजी ने पराजित हुआ। और उसका अगला निशाना देवगिरी का शासक रामचंद्र था, जिसने जो है पहले सुल्तान के राशि देने का वादा किया था, किंतु कभी भी नहीं दी। रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के उपरांत मलिक कफूर को समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ। उसे गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया तथा उसकी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से हुआ था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति जो है गर्मजोशी का परिचय दिया, क्योंकि वह दक्षिण के अभियानों में रामचंद्र के साथी बनना चाहता था। सन 1309 के उपरांत मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हुआ और पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में जो है बरगल के प्रशासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किया। घेराबंदी कई महीने तक चली तथा समाप्त भी हुई। तब प्रताप रुद्रदेव की सुल्तान को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने का वादा भी किया। दूसरी अभियान द्वारा समुद्र तथा मलाबार यानी वर्तमान कर्नाटक तमिलनाडु के खिलाफ था। द्वारा समुद्र के शासक जो है वीर वल्लभ तिलक को समझने का पश्चात कि मलिक कफूर को हराना असंभव है, बिना किसी संघर्ष के सुल्तान के शुल्क अदा करना स्वीकार कर लिया। और मलबार जो है पांड्य राज्य की यदि बात करें तो सीधा संघर्ष नहीं हो सका। हालांकि मलिक कफूर ने समृद्ध मंदिरों सहित बहुत ज़्यादा लूटपाट की, जिसमें जो है चिदम्बरम का मंदिर प्रमुख था। अमीर खुसरो के अनुसार कफूर 512 हाथियां और 7000 घोड़े तथा 500 मन बहुमूल्य पत्थरों के साथ लौटा था। सुल्तान ने मलिक के साम्राज्य का नायब बनाकर पुरस्कृत भी किया था। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना में दक्कन प्रदेश में अपना नियंत्रण कायम रखा था। इसी बात को अगर हम मैप में समझे तो आप देख सकते हो कि मैप में जो है अलाउद्दीन खलजी का साम्राज्य निश्चित तौर पे पूरे भारत में था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था कि इसने काफ़ी क्षेत्रों को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। जैसे कश्मीर के कुछ हिस्सा जो है नहीं उसने अपना सका और पाकिस्तान का कुछ हिस्सों में उसने जो है अपना साम्राज्य का स्थापना नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन उस भारत के हर एक क्षेत्र में जो है अपना उसने काफ़ी दबदबा बना रखा। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी ने जो है पूरे भारत पे जो है अपना प्रभुता स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था ये टॉपिक जानने के लिए कि खलजी वंश कैसे जो है आगे बुलंदी पे चला। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और ध्यान रखना इस बात की भी कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है।
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से नंबर प्राप्त कीजिए।